हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जी टाइम सीरीज़ एनालिसिस के ऊपर। और ये एक स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी दफ़ा मुझे कह चुके हैं कि टाइम सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो कुछ डिले इसमें दो रीज़न्स हैं जी। एक तो मौसम एक्सट्रीम समर और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यू टू एक्सट्रीम समर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टाइम सीरीज़ एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं जी कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या है। तो टाइम सीरीज़ एनालिसिस मुख्तलिफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल क्या हैं जी, सबसे पहले तो ये समझ लें, वैसे ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। वेरिएबल कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिनके अंदर चेंज आए, तब्दीली आए, जैसे प्राइस, सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर चेंजेस आती हैं, तो दैट इज़ वाई वी कैन नेम इट वेरिएबल। तो डिफरेंट वेरिएबल्स जो उनके अंदर चेंज आती है, द चेंज ऑफ वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको उसके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को हम टाइम सीरीज़ का नाम देते हैं। और टाइम सीरीज़ जो हैं ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर जो आप डाटा गैदर करते हैं उस वेरिएबल का, उसमें जो चेंज आती है उसको आप टाइम सीरीज़ बोलते हैं। डाटा इसमें बाईवेरिएट यूज़ होता है। बाईवेरिएट से मीनिंग ये है कि एक वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा टाइम, और जो भी वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है उस टाइम के ऊपर उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो दो वेरिएबल्स आ गए इसमें, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट डाटा। यूज़ ये क्यों किया जाता है, देखिए, यूज़ डिसीजन मेकिंग फॉर कॉस्टिंग, कंपैरेटिव एनालिसिस, एवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस। सबसे पहले हम चलते हैं जी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि फैसला साजी, कि जिस वक्त आपके पास आपकी जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल प्राइस, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, जिस वक्त आपके पास प्रीवियस एनालिसिस मौजूद होता है, प्रीवियस आपके पास उसकी कैलकुलेशंस मौजूद होती हैं, तो उस बेस के ऊपर आप जो फर्दर जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको उनके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। you can make decision about your future plans। दूसरे नंबर पे फॉरकास्टिंग है। फॉरकास्टिंग आप पास्ट का डाटा लेकर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और उस डायरेक्शन से आपको फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट हो जाता है, पहले से आपको मालूम हो जाता है, प्रिडिक्ट करते हैं आप फ्यूचर के बारे में। इसी तरह कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरेटिव एनालिसिस जो है यानी कि जो तकाबुली जायज़ा है, मतलब आप डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स जो हैं उनके टाइम सीरीज़ लेकर आप कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स को, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होता है। उसके बाद आ जाता है जी एवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस, कि आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में, डेफिनेटली हर कंपनी, हर शख्स प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहता है, तो आप उसका जो प्रोग्रेस है किसी भी फर्म की, किसी भी डाटा की, वो आप इसमें एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बड़े सादा से, बड़े सिंपल टू अंडरस्टैंड ये इसके जो मोटिव्स हैं टाइम सीरीज़ के, वो हैं। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स हैं जी इसके चार: सेकुलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। मैं थोड़ा तेज़ करूँगा क्योंकि ये इसी के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि सारी को ख़त्म किया जाए। तो हिंट्स मैं आपको दूंगा मुख्तलिफ, तो आप खुद उसके ऊपर सोचें और आप खुद अंडरस्टैंड करें कि ये इन चीज़ों के ये मतलब हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए। जैसे सबसे पहले सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर को अगर आप थोड़ा सा इस लफ्ज़ को समझें तो सेक्युलर नेचर के अंदर काफ़ी लंबा अरसा एक रिजिड किस्म के जो ट्रेंड हैं, जो कि काफ़ी लंबा अरसा मार्केट के अंदर स्टे करते हैं, उन ट्रेंड्स को सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉपुलेशन की एग्जांपल ले लें,
तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखें पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही होती जा रही है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही, मतलब वो गिर नहीं रही, डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही, बल्कि उसमें जो उसमें ग्रोथ है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो इस तरह के जो ट्रेंड किसी भी वेरिएबल के अंदर पाए जाएं वो सेकुलर ट्रेंड कहलाएंगे। इसी तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होने की वजह से और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग़ज़ाई ज़रूरियात जो उनकी हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड होने की वजह से वहाँ पे जो डेथ रेट है उसमें डिक्लाइन ही आता जा रहा है, कमी होती जा रही है। तो ये इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं उनको सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है। सीजनल वेरिएशंस नाम से ही ज़ाहिर है, सीजनल वेरिएशन, सीजन की वजह से वेरिएशन। एग्जाम्पल है जी इसकी, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स। इन द टाइम ऑफ समर द डिमांड फॉर आइसक्रीम, डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीजेस, और व्हेन विंटर कम्स इट डिक्रीजेस। तो ये इस तरह की जो वेरिएशंस आती हैं जो कि सीजन्स की वजह से आती हैं, वो उनको हम सीजनल वेरिएशंस का नाम देंगे। सिमिलरली you can observe that in winter the demand of warm clothes increases, whereas when summer comes the demand for warm clothes decreases. So इस तरह की जो वेरिएशंस हैं उनको हम सीजनल वेरिएशंस कहेंगे। फिर साइक्लिकल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस जो हैं वो मुख्तलिफ साइकिल्स में अप डाउन ये साइकिल्स के अंदर ये वेरिएशंस आती हैं। ये फर्म्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये बहुत फॉलो की जाती हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए वो आप देखें स्टार्ट के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो वो स्टार्ट के ऊपर बड़ा स्लो स्टार्ट लेती है डिमांड के अतबार से। नई चीज़ होती है, लोग उसके ऊपर एकदम ट्रस्ट भी नहीं करते, लेकिन जो ही लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है और काफ़ी लंबा अरसा वो डिमांड उनकी इंक्रीज़ होती जाती है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे उनकी डिमांड स्टैटिक नेचर की हो जाती है, यानी उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आती, ना ही वो बढ़ती है ना ही वो कम होती है। और फाइनली फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने का वक्त आ चुका होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं उसकी जगह पे, तो वो आप देखेंगे कि वो फिर डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो ऐसी वेरिएशंस को हम साइक्लिकल वेरिएशंस जो हैं वो नाम देंगे। फिर इरेगुलर वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस नाम से ज़ाहिर है इरेगुलर है नेचर के अंदर, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इनके बारे में, वो किसी भी वजह से वो जो वेरिएशंस हैं वो मार्केट में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल वॉर है, फ्लड, अर्थक्वेक, इसी तरह की और मुख्तलिफ कैटास्ट्रॉफिक जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर ये वेरिएशंस आती हैं। वॉर को अगर आप ले लें या किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रॉट को ले लें तो उसके अंदर कहत जो है उसके अंदर आप देखेंगे लोगों को एक फियर डेवलप हो जाता है कि ये चीज़ हमें शायद पता नहीं कल मिले ना मिले, तो वो बहुत सारी उसको बाय करना शुरू कर देते हैं, उसका ओवर स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि इरेगुलर टाइप की डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइप की जो वेरिएशन है इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वेरिएशंस पाई जाती हैं और इनको इरेगुलर वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। अगर आगे चलें तो इसकी मेजरमेंट के एतबार से अगर बात की जाए तो मेजरमेंट के दो मॉडल हैं, एक है एडिटिव मॉडल, एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इस पर ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बड़ा इजी है। एडिटिव मॉडल में आप मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, जैसा कि प्लस। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में आप मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। सेकुलर ट्रेंड इसमें नहीं लिया जाता। टाइम जो है टी स्टैंड्स फॉर ट्रेंड वैल्यूज़ एट टाइम टी। ट्रेंड क्या है जी कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है ये वेरिएबल क्वांटिटेटिवली, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। आफ्टर दैट सीजनल कंपोनेंट्स, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिकल कंपोनेंट्स एंड आर स्टैंड्स फॉर इरेगुलर कंपोनेंट्स, जो कि ऊपर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसी को अगर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में। उसके बाद एक और थ्योरेटिकल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज़। सिग्नल याद रखें कि कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जिस वक्त आप लेते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आप लेते हैं,
कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये ऐसे ही ट्रेंड बिहेव करेगा, ऐसे ही मूव करेगी मार्केट, और जो भी डाटा आप गैदर करते हैं वो बड़ा रिलायबल अगर होता है तो आप उसको नाम देते हैं जी कि ये सिग्नल है, यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। और जिस वक्त किसी इरेगुलरिटी की वजह से अनवांटेड इंफॉर्मेशन आ जाए जो कि आपके पूरे मॉडल को डिस्टर्ब कर दे, तो उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन को या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को, कि आप नहीं जानते कि ये वेरिएशन क्यों आ रही है डाटा के अंदर, तो उसको हम नॉइज़ का नाम देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज इज दिस, दैट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड अनवांटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इसके मेथड्स के ऊपर, जो कि असल चीज़ है। मेथड्स जो हैं, इसको सबसे पहला मेथड है जी फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व मेथड इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट यू जस्ट टेक योर डाटा and display your data into graphical or chart form. For example, year and production of cars, in which year is your independent variable because of time series, and production of car is your dependent variable. मैं start में discuss कर चुका हूँ कि time period इसमें हमेशा independent variable consider किया जाता है। अगर इस डाटा को आप एक ग्राफ के अंदर शो कर दें तो ये मेथड कहलाता है जी फ्री हैंड कर्व मेथड। और जैसे कि आप देखें 2010 के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन है वो 1000 है, तो 1000। फिर 2011 के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन है वो है जी 1500। 2012 में ये प्रोडक्शन आपकी आ जाती है 1400। इसी तरह 2017 और 16 के अंदर आपकी 2500, और इसी तरह जो आपकी आ जाती है जी 2017 में ये 3000। तो ये आप जस्ट एक कर्व ग्राफ की शक्ल में आप इसको बना देते हैं, और ओवरऑल ये जो एरो लाइन है ये आपकी लीनियर कर्व है, यानी कि आप इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये ट्रेंड जा किस साइड के ऊपर रहा है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका, जिसको हम फ्री हैंड कर्व का नाम देते हैं। कोई बहुत वैलिड या बहुत सॉलिड टाइप का ये मेथड नहीं है। इसको आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एक शो करने के लिए, जबकि फर्दर एग्जैक्ट ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो आ जाता है जी मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेमी एवरेज मेथड में नाम से ही ज़ाहिर है, सेमी का मतलब है हाफ, और एवरेज आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड एवरेज। इसके अंदर दो टाइप्स डाटा की इन्वॉल्व होती हैं, एक है ऑड डाटा और एक है इवन डाटा। ऑड डाटा जो है उसके अंदर ये है जी कि आपका ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये ऑड होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सबसे पहला जो काम है कि आप इसका सेंटर लोकेट करेंगे कि सेंटर क्या है। तो इसका सेंटर 6 वैल्यूज़ आप ऊपर छोड़ देंगे, 6 नीचे छोड़ देंगे, एंड दिस 7th वैल्यू इज़ योर सेंट्रल वैल्यू। सो यहाँ पे आप लाइंस लगा देंगे दो, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर आपके पास इन अपर पोर्शन यू हैव 6 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। just add up these six values and sum is 893. Similarly, add up these bottom 6 values 1 2 3 4 5 and 6, and the sum is 771. so that is your first step कि सबसे पहले odd data के अंदर first of all you must locate the center of the data and skip this value and sum these 6 values and below given 6 values, and sum is 893 and 771. अब आपने क्या करना है कि ये इसकी भी एवरेज निकाल लेनी है और इसकी भी एवरेज आपने निकाल लेनी है। आपने कितनी वैल्यूज़ को एडअप किया? 6 वैल्यूज़ को। सो 893 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 148.83, दैट इज़ द एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज़। Similarly, 771 divided by 6 equals to 128.5। और इसको आपने याद रखना है कि सेंटर के अंदर लिखना है। सेंटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों। 6 वैल्यूज़ का सेंटर क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। इसका क्योंकि ये इवन है तो इसका सेंटर बनता है 3rd and 4th वैल्यू। तो 3rd and 4th वैल्यू के मिड में आपने इसको लिखना है, इसको भी और इस एवरेज को भी।
इसी तरह ये भी 6 वैल्यूज़ हैं, तो थर्ड और फोर्थ के आपने सेंटर में ये एवरेज और टोटल को आपने लिखना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जी कि सबसे पहले तो ऑब्जर्व करें कि ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल हियर एवरेज इज 148.83 एंड हियर एवरेज इज 128.5, सो इट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो इन दोनों एवरेजेस को माइनस करें। माइनस जिस वक्त आप करेंगे तो 148.83 माइनस 128.5 इक्वल्स टू 20.33, और ये कितने कंपोनेंट्स आपने एडअप किए? 6, तो 20.33 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 3.39। अब ये जो 3.39 है, ये यहाँ से अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंटर में लिखना है, तो वो सेंटर में आपने क्यों लिखना है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से इस ये डायरेक्शन इसकी जा रही है ये, तो इससे नीचे जो वैल्यू है यहाँ से 148.83 को प्लेस करना है यहाँ पे 148.83, और बिकॉज दीज आर डिक्रीजिंग ट्रेंड्स, सो 148.83 माइनस 3.39, ये सबसे पहला काम होता है जी आपका, जो कि आपने कैलकुलेट किया, और 145.44। इसके बाद चेन बनती जाती है, इसके बाद की कोई टेंशन नहीं है, नीचे की तरफ माइनस होता जाएगा ये 3.39, और इससे ऊपर की तरफ ऐड होता जाएगा ये 3.39। अब नीचे क्या आएगा? 145.44 माइनस 3.39, रिजल्ट इज 142.05, 142.05 माइनस 3.39, 138.66 एंड सो ऑन, ये नीचे चलता जाएगा। तो ये सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर तो ये ऑड होता, जो कि आगे मैं क्वेश्चन आपको ऑड का भी बताता हूँ, तो उसके अंदर ये इजी होता है, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इवन डाटा जिस वक्त होगा तो उसमें फिर आपने सेंटर को लेना है, और अगला ट्रेंड वैल्यूज जहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेंटर से नीचे वाली से स्टार्ट करना है आपने। तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज निकल आई। अब ये जो आपके पास रिजल्ट्स हैं 155.61, 152.22 एंड सो ऑन, ये आपको ट्रेंड्स के बारे में ये आपको बताया जा रहा है कि इसके बारे में कि ये ट्रेंड्स क्या हैं, कि ये जो वैल्यूज़ हैं आइदर इट में बी प्राइस और प्रोडक्शन, कि ये इस तरीके से ये बिहेव कर रही है मार्केट, इस तरीके से इसकी प्राइस डिक्रीज होती जा रही है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम सब बजाय इसके कि हम जाएं आगे आई थिंक ऑड डाटा में, सॉरी इवन डाटा में, इससे पहले एक और क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते चलें कि कभी कभी वो आपको जो डाटा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नहीं देता, बट ओनली एवरेजेस और टाइम पीरियड इज़ गिवन इन द डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन को देखें, द सेमी एवरेजेस फॉर 1964 टू 1972 बोथ इंक्लूसिव आर 82.5 एंड 104। सो ओनली hint about this data, and these averages, calculated averages, are given in the data. So how can we calculate trend values in such kind of situation? So first of all, the semi averages for 1964 and 1972 both inclusive. Both inclusive means that 72 and 64, these both years are included in the data. So 1964, 65, 66, 67, 8, 9, 70, 71 and 72, अगर यहाँ पे लिखा होता बोथ नॉन इंक्लूसिव तो उसके अंदर आप 64 और 72 को स्किप कर देते, बट इफ इट इज़ बोथ इंक्लूसिव देन यू will include 1964 and 1972 in the data. So that is your time period. After that, averages are given 82.5 and 104. So first of all, we locate the center of the data. These are, I think, 9 values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So what is the central value? That is 1968. So 1968 is your center. After locating center, now what are your remaining time periods above to the center and below to the center? So as you can see that there are 4 different time periods.
एंड सेंटर ऑफ दीज फोर इज बिटवीन 1965 एंड 1966। ये आपका सेंटर बनता है। तो आपने एक एवरेज को यहां पे प्लेस करना है। सिमिलरली इन बिलोज डेटा, what is the center? Center is between 70 and 71. So next average should be placed here in the center, 104. After that, just calculate the difference of these averages, that is 104 minus 82.5, and divide this difference by 4, because there are 4 time periods above the center and 4 time periods below the center. So when you divide the difference by 4, the result is 5.375. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको मेंशन किया है और यहाँ पे भी। सबसे पहली चीज़ कि आप ट्रेंड को देखें कि ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है, यानी कि 82.5 एंड 104, सो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो आप ये जो डिफरेंस है ये आप नीचे की तरफ ऐड करेंगे और ऊपर की तरफ लेस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से लें, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इवन डाटा में ये है कि ये जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा है, 65 और 66 के बीच में। तो जो इसमें से नीचे वाला है 66, यहाँ से आपने इसका स्टार्ट लेना है। तो ये देखें इसका स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, 82.5 फर्स्ट एवरेज आपने यहाँ पे लिखी, और अब आगे इशू नहीं है, जस्ट इसको पहले को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद बड़ा इजी है। 5.375 ऐड कर दिया, 87.875। नेक्स्ट ईयर में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली पिछला टोटल लें आप 87.875 और इस डिफरेंस जो ट्रेंड का है इसको ऐड अप करते जाएं। 87.875 प्लस 5.375 इक्वल्स टू 93.25। अब अगले में 93.25 प्लस 5.375 इक्वल्स टू 98.625 एंड सो ऑन। इसी तरह अब यहाँ से जो पीछे की वैल्यूज़ हैं इनमें से आपने माइनस करना है। तो इसको समझना बहुत आसान है कि आपने माइंड में रखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा आपने ये समझना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जितने भी हैं ऊपर की तरफ, जो इससे ऊपर हैं, इसमें 5.375 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जबकि नीचे की तरफ ये ऐड अप किया जा रहा है। तो ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई, और ये ओवरऑल जो भी ये डाटा है जिससे रिलेटेड भी है ये उसका ट्रेंड बता रहा है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि ये प्राइस का डाटा है, तो ये हमें ट्रेंड बता रहा है प्राइस का, कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से ये इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी, जो ऑड डाटा था वो डिस्कस हो चुका, अब हम चलते हैं आगे इवन डाटा की तरफ। सो बाकी मेथड वैसे ही है, लेकिन हम देखते हैं कि किस किस जगह पे कैसे कैसे हम ट्रीट करेंगे। ऑल द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो अब यहाँ पे देखें, कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज थ्रू सेमी एवरेज मेथड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो केस ऑफ इवन डाटा। डाटा इज इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो सबसे पहला काम कि हमने डाटा को प्लेस कर लिया यहाँ पे, और अब इसका सेंटर निकालेंगे। सो इन केस ऑफ इवन डाटा, सिलेक्शन और डिटेक्शन ऑफ सेंटर इज वेरी इजी। 10 वैल्यूज हैं तो हाफ ऑफ 10 इज 5, सो 5 वैल्यूज आर अबव द सेंटर and 5 values are below the center. So ये इसका अपर का पार्ट आ गया, ये इसका लोअर का पार्ट आ गया। अब आप देखें कि ये जो 5 वैल्यूज़ ऊपर वाली हैं इनको आप सम अप कर लें, 115 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 113 प्लस 123 एंड सम इज 587। और इसी तरह जो ये नीचे की वैल्यूज़ हैं इनको भी आप सम कर लें, 120 127 प्लस 132 प्लस 122 प्लस 130 एंड सम इज़ 631। तो ये आपका नीचे का सम आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज आप देखें कितनी वैल्यूज़ का सम आपने किया, 5 वैल्यूज़ का। तो 587 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 117.4।
Similarly, 631 divided by 5 equals to 126.2. तो यहाँ तक बहुत आसान है। अब आगे वही बात कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। आप देखें फर्स्ट एवरेज 117.4 है और सेकंड एवरेज है 126.2, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सब्ट्रैक्ट दीज एवरेजेस, 126.2 माइनस 117.4 इक्वल्स टू 8.8। अब आप देखें कि आप इस 8.8 को आप कितनी कितनी वैल्यूज़ को ऐड अप करते जा रहे हैं। जैसे पिछले केस में 4 थी तो v डिवाइडेड बाय 4, इस केस के अंदर यू आर एडिंग 5 वैल्यूज़, सो जस्ट डिवाइड बाय 5। सो जिस वक्त आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 1.76। इनफैक्ट ये जो आप डिवाइड करते हैं और ये लिखते हैं, ये स्लोप है 1.7, जो आप रिग्रेशन में भी देखते हैं कि बीटा स्लोप आपको चेंज के बारे में बताती है। तो 1.76 इज योर स्लोप। अब ये निकालने के बाद आगे वही चीज़, अब पिछले केस के अंदर चूंकि एग्जैक्ट सेंटर आपके पास नहीं था, बट इन दिस केस सेंटर इज प्रेजेंट। क्यों? ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 नीचे छोड़ दी आपने और 2 आपने छोड़ दी ऊपर, तो दैट इज योर सेंटर। दिस इज योर 116 की जो लाइन है 1903, दैट इज योर सेंटर। सो इस सेंटर को लेके चलें स्ट्रेट, और स्ट्रेट जिस वक्त आप लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे जी कि ये आ गया आपका 117.4, इसमें ज़रा अलग अलग मैंने कर दिया, तो ये आ गया 117.4। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, बल्कि इससे नीचे वाली वैल्यू से आपने एडिशन शुरू कर देनी है। 117.4 प्लस 1.6 इक्वल्स टू 119.16, 119.16 प्लस 1.76 इक्वल्स टू 120.92 एंड सो ऑन। और इससे जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उसमें से 1.76 माइनस करते जाना है। 117.4 माइनस 1.76 इक्वल्स टू 115.64, 115.64 माइनस 1.76 इक्वल्स टू 113.88। तो ये इस तरीके से जी जो आपका इवन डाटा है उसकी आप कैलकुलेट करते हैं सेमी एवरेज। उसके बाद थर्ड मेथड जो है आपके पास वो है मूविंग एवरेज का मेथड। मूविंग एवरेज का मेथड इंतहाई आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी अगर ये ऊपर वाले आप समझ गए हैं तो। मूविंग एवरेज जो है ये आपको 3 ईयर भी पूछी जा सकती है, 5 ईयर आमतौर पे ऑड में पूछी जाती है, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आपके पास डाटा है कंप्यूट 3 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। योर डिपेंडेंट वेरिएबल is factory sales in millions, and your independent variable, that is time period, and that is 1982 to 89. So your first step is to write down this data into tabular form। तो ये आप अपने डाटा को यहाँ पे प्लेस कर लिया। यहाँ पे इसकी एक टेक्निक जो है वो समझें, बाकी इंतहाई आसान है। If you are going to calculate 3 year moving average, just subtract 1 from 3. 3 minus 1 equals to 2. And half of 2 is 1. So skip 1 cell from top and 1 cell from bottom. जिस वक्त आपने ये लिखने हैं सारे, तो याद रखें कि 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो 3 में से 1 निकाल दें, बाकी रह गए 2। 2 में से हाफ यानी कि 1 ऊपर छोड़ दें, 1 नीचे छोड़ दें, तो यहाँ से लिखनी शुरू करनी है। सिमिलरली इन केस ऑफ 5 ईयर मूविंग एवरेज, 5 minus 1 is 4 and half of 4 is 2. So skip 2 cells from top and 2 cells from bottom. तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आगे हैं जी, हमने करना क्या है। सबसे पहले 3 ईयर मूविंग टोटल लें। 3 ईयर मूविंग टोटल कैसे लेंगे? 6.2 प्लस 7.8 प्लस 8.3 इक्वल्स टू 22.3। नाउ स्किप 1 वैल्यू फ्रॉम टॉप and add next 3 values, 7.8 plus 8.3 plus 9.3,
and sum is 25.4. So skip one more value. Now add next three values, 8.3 plus 9.3 plus 8.6, and sum is 26.2. Skip one more value, add next three values, 9.3 plus 8.6 plus 7.8, and sum is 25.7. Skip one more value, 8.6 plus 7.8 plus 8.1, and sum is 24.5. Skip one more value, and at the end 7.8 plus 8.1 plus 7.9, and sum is 23.8. and now you have completed all your data. इसके बाद अब मज़ीद 3 वैल्यूज़ नहीं हैं आपके पास। तो ये आप इस तरीके से मूविंग टोटल को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने ये मूविंग टोटल आ गया आपके पास। तो इसके बाद आपने कितने कितने टाइम पीरियड्स का टोटल किया, 3 टाइम पीरियड्स का। तो जस्ट 22.3 डिवाइडेड बाई 3, 25.4 डिवाइडेड बाई 3, 26.2 डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन, और ये आपके पास 3 ईयर मूविंग एवरेज निकल आई। इसी तरह 5 ईयर मूविंग टोटल, आप जिस तरह हमने 3 ईयर का मूविंग टोटल लिया, इसी तरह 1, 2, 3, 4 and 5. Add these 5 values and your sum is 40.2. Now skip one value and add up next 5 values, 7.8, 8.3, 9.3, 8.6 and 7.8, and sum is 41.8. Now once again skip one more value and add next 5 values, 8.3, 9.3, 8.6, 7.8 and 8.1, and your sum is 42.8. Now skip one more value. Similarly 9.3 plus 8.6 plus 7.8 plus 8.1 plus 7.9, and your result is 41.7. तो इस तरीके से आप इनको सम अप कर लेंगे पहले। अब आपने कितनी कितनी वैल्यूज़ को सम किया, 5 को, तो डिवाइड करते जाएंगे 5 के साथ। 40.2 डिवाइड बाई 5, 41.8 डिवाइड बाई 5, 42.1 डिवाइड बाई 5, 41.7 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास आ गई जी 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से हम मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के ऊपर, तो कंप्यूट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 9 ईयर्स मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे पहले नंबर पे 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो 5 - 1 इक्वल्स टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो 2 वैल्यूज़, 2 सेल्स टॉप से स्किप कर देने हैं, 2 सेल्स बॉटम से स्किप कर देने हैं। 7 ईयर मूविंग एवरेज के अंदर 7 - 1 इक्वल्स टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो 3 सेल्स आपने टॉप से स्किप कर देने हैं और 3 सेल्स आपने बॉटम से स्किप कर देने हैं। इन द सेम वे 9 ईयर मूविंग एवरेज, 9 - 1 इक्वल्स टू 8 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। सो स्किप 4 सेल्स फ्रॉम टॉप एंड 4 सेल्स फ्रॉम बॉटम। तो इसमें से भी आपने 4 जो सेल्स हैं उनको आपने स्किप कर देना। अब आगे प्रोसेस सेम है जो अभी डिस्कस हुआ। In 5 year moving average, just add 5 values in each case, 1, 2, 3, 4 and 5. Add these 5 values and sum is 30. Now skip one. Next 5 values are 4, 6, 8, 10, 12. Sum is 40. Skip 4. Next 5 values are 6, 8, 10, 12, 14 and sum is 50. Skip one more value and so on. और moving average 30 जो है ये आपने सम लिया 5 वैल्यूज़ का। सो 30 डिवाइड बाई 5, 40 डिवाइड बाई 5, 50 डिवाइड बाई 5 एंड सो ऑन। इसी तरह 7 ईयर मूविंग टोटल में आपने 7 वैल्यूज़ को ऐड करना है और एक एक को हर स्टेप के बाद एक एक को स्किप करते जाना, छोड़ते जाना। इसी तरह 9 ईयर मूविंग एवरेज में आपने 9 वैल्यूज़ को एडअप करना है और हर नेक्स्ट वैल्यू की कैलकुलेशन में 1 प्रीवियस वैल्यू शुड बी स्किप्ड।
और 7 ईयर मूविंग टोटल को आपने डिवाइड करना है 7 के साथ एंड डिवाइड 9 ईयर मूविंग टोटल बाय 9. सो दैट इज योर 5, 7 एंड 9 ईयर मूविंग एवरेजेस. नेक्स्ट जो है वो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जी क्वेश्चन 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज. सो व्हाट इज 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज? 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी पूछी जा सकती है, तो वीकली भी पूछी जा सकती है. हम देखते हैं कि ये इसको कैसे ट्रीट किया जाता है. 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के अंदर आपने 1 को माइनस नहीं करना. सबसे पहले तो आपने डाटा लिख लिया, दैट इज़ टाइम पीरियड एंड दैट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है प्रोडक्शन. सो ये सबसे पहला काम कि आपने ये डाटा यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद आपने 4 डोंट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4. इवन में ये नहीं करते, आपने डायरेक्टली 4 को डिवाइड कर देना 2 पे, और 2 पे जिस वक्त डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2. तो जस्ट स्किप 2 सेल्स फ्रॉम टॉप एंड 2 सेल्स फ्रॉम बॉटम. इन दोनों को आपने स्किप कर देना है यहाँ पे जगह के एतबार से, और यहाँ पे लिखना शुरू करना है इनके अगलों के सेंटर में. तो 4 ईयर मूविंग टोटल 331 प्लस 344 प्लस 349 प्लस 332 इक्वल्स टू 1356. लेकिन ये ख्याल रहे कि ये दूसरे और तीसरे के सेंटर में आपने लिखना है, क्योंकि आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज. इसी तरह आप आगे चलेंगे तो इसके सेंटर में आपने लिखना है, फिर आगे चलेंगे तो इसके सेंटर में. तो ये सेंटर को लोकेट करना है आपने. सबसे पहला स्टेप के 2 टॉप से छोड़ देने हैं सेल और 2 बॉटम से, और फिर अगलों के सेंटर में आपने लिखते जाना है. सो सबसे पहले आपने इन 4 को एडअप किया एंड रिजल्ट इज 1356. नाउ स्किप 1 वैल्यू फ्रॉम द टॉप and add up next 4 values 344 plus 349 plus 332 plus 364 and sum is 1389. now skip one more value, ये दोनों आपने skip कर दें. अब आगे चलें 349 plus 332 plus 364 plus 395 and result is 1440. now skip one more value. next 4 values 332 plus 364 plus 395 plus 400 equals to 1491. skip one more value and next 4 values, just add up these next 4 values and sum is 1569. and now your data is over. So 4 year moving total is given here. After that, now add these both values. ये आपने जो दो वैल्यूज हैं इनको एड अप करते जाएं और इन दोनों के सेंटर में इसको लिखें. तो ये देखेंगे जिस वक्त आप सेंटर्ड मूविंग एवरेज पे आएंगे तो ये वही अपने सेल को फॉलो करेगी. 1356 प्लस 1389 इक्वल्स टू 2745. नेक्स्ट 1389 plus 1440 equals to 2829. 1440 plus 1491 equals to 2931. And 1491 plus 1569 equals to 3060. और इसके बाद लास्ट स्टेप में आपने एवरेज निकालनी है. अब आप जिस वक्त डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 2745 बाई 8. 4 टाइम पीरियड्स फॉर दिस एंड 4 टाइम पीरियड्स फॉर दिस. तो ये माइंड में रखना है आपने कि इसको डिवाइड करना है 8 के साथ. 2829 डिवाइडेड बाय 8 353.625. 2931 डिवाइड बाय 8 366.375. 3060 डिवाइड बाय 8 equals to 382.5. So in this way you will calculate 4 year moving average centered. तो ये जो आपने ये स्टेप किया है ये इसको सेंटर करने के लिए आपने किया है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी हम लेते हैं और वो है जी कि कंप्यूट 4 क्वार्टर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज. अब यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं. सिर्फ उसने
ईयर के हिसाब से 4-4 क्वार्टर्स ले लिए हैं, यानी कि पहले 3 माह के बाद 102 है, फिर सेकंड क्वार्टर के बाद यानी 6 मंथ के बाद 71 है, फिर 9 मंथ के बाद 47 और फिर 12 मंथ के बाद 98। तो ये आपने सबसे पहले तो आपने ये क्वार्टर्स लिख लेने हैं। 1977 का क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ऑल द डिपेंडेंट डाटा इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ 1977। उसी तरह 1978 के 4 क्वार्टर्स 1, 2, 3, 4 एंड ऑल रेलेवेंट डाटा इज़ गिवन इन फ्रंट ऑफ this independent time period. 1979 and 4 quarters, 1979 or 1, 2, 3, 4 and all 4 relevant digits are given in front of this. After that, follow the same process we applied already in the previous question. Just skip 2 cells from top and 2 cells from bottom, as you are seeing here that 1 and 2 and from bottom 1 and 2. So these cells should be skipped and start your writing from here in between second and third quarter. In the same way, we applied same technique here, that we just skipped 2 cells from top, 2 from bottom and write the total in between second and third time period. So in the same way, we skip 2 cells from top and 2 from bottom and just place our data first calculation in between second and third. सबसे पहले जो पहला सेल होता है उसको लोकेट करना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आगे बड़ा इजी है, आगे खुद ब खुद आपको पता लगता जाएगा कि किधर ये डाटा आएगा। तो 4 क्वार्टर के अंदर बिल्कुल सेम वे के अंदर पहले 4 क्वार्टर्स को सम करें और sum is 318. Now skip 1 cell, 1 digit from top and add next 4 digits and sum up these 4 digits and result is 341. So after that skip 1 more digit from top and add next 4 digits, sum is 370. So after that skip 1 more digit from top and add next 4 digits and sum is 396. और इस तरह आपने सारे ये कर लेने। और ये सारे करने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह जो हमने पहले किया। क्या किया जी, हमने दो को सम कर लिया। 318 प्लस 341 इज इक्वल्स टू 659। 341 प्लस 370 इक्वल्स टू 711। 370 plus 396 equals to 766. 396 plus 529 equals to 925 and so on. Or divide this total by 8. 4 time periods for this and 4 time periods for this. क्योंकि ये आप देखें इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो 4 टाइम पीरियड तो इसके हो गए और 4 टाइम पीरियड ही इसके हो गए, तो टोटल हो गए 8, क्योंकि ये इट इज़ द सम of 318 and 341. So in 318 and 341, 8 time periods are involved. So that is why we are dividing 659 by 8. So your 4 quarter centered moving average is 82.375, 88.875 and so on. तो ये है जी 4 quarter centered moving average. ओके जी, नेक्स्ट 4th मेथड के ऊपर चलते हैं और वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर भी आपने देखा होगा कि किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, इन विच अल्फ़ा और ए इज़ एन इंटरसेप्ट वैल्यू एंड बीटा इज़ योर स्लोप विच टेल्स अस अबाउट द चेंज। तो ये देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन y equals to a plus bx, also find trend values from the following data। अब यहाँ पे ये डाटा आ गया आपका, दैट इज टाइम पीरियड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड प्राइस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय y, ये याद रखें। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा
जो है उसको y से डिनोट किया जाता है, आइदर इन केस ऑफ टाइम सीरीज और इन केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. So price is denoted by y and we place this data here. और जो टाइम पीरियड है आपका ईयर 1989 टू 1996, अब यहाँ पे अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n. n इज़ योर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टाइम पीरियड्स. सो n इज़ 8 and beta is always equals to sum of xy divided by sum of x square. So here is one problem, and the problem is that what is x? क्योंकि हम 1989, 1999, 90, 1991 इसको तो हम डाटा कंसिडर नहीं कर सकते. ये तो जस्ट जो आपका टाइम पीरियड है ईयर्स उनके नाम हैं. तो हाउ कैन you take x? x is simply coding of time period. So what is coding? कोडिंग के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि आपका डाटा जो है वो इवन है या ऑड है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो योर डाटा इज इवन. नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस डाटा? Center is 1992 and 1993. This is your center. 3 values from top, 3 values from bottom. So यहाँ पे आपने निचली वाली वैल्यू के साथ 1 प्लेस कर देना है और ऊपर वाली वैल्यू के साथ -1 प्लेस कर देना है. सबसे पहला स्टेप आपका. और इस वेरिएबल को आपने नाम दे देना x. अब उसके बाद 2 2 आपने डिफरेंस ऑफ 2 आपने नीचे की तरफ ले लेना है प्लस में, और डिफरेंस ऑफ 2 माइनस में आपने ऊपर की तरफ ले लेना है. तो दैट इज यानी -1 आफ्टर -1 -3, 2 के डिफरेंस से -5, 2 के डिफरेंस से -7, और नीचे की तरफ +2 के डिफरेंस से 3, +2 के डिफरेंस से 5, +2 के डिफरेंस से 7. ये होता है जी किसमें? इवन डाटा में. जिस वक्त ऑड हम डिस्कस करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे. अब उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. सिंपली हमें एक तो सम ऑफ y चाहिए, n हमारे पास मौजूद है, सम ऑफ xy चाहिए और x स्क्वायर चाहिए. तो हमें 3 कैलकुलेशंस मजीद चाहिए, सम ऑफ y, xy, x स्क्वायर. So sum of y is 3734.5. n आपके पास है 8 टाइम पीरियड्स, तो 3734.5 divided by 8 is 466.81. That is alpha. After that, slope that is equals to sum of xy divided by sum of x square. So xy is a product of x and y. दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं. 82.4 multiplied by -7 equals to -576.8. 1 to 5.7 multiplied by -5 equals to -628.5 and so on. और सम ले लें आप इसका और वो बन जाएगा जी 10378.5, यानी कि 6226.5 प्लस 3912 प्लस 2074.5 प्लस 543.6 -345.5 -83.7 -628.5 एंड -576.8. यहाँ पे क्यों मैंने ये मेंशन किया? इस वजह से कि स्टूडेंट्स कभी कभी कैलकुलेटर के ऊपर ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो याद रखें कि कैलकुलेटर्स जिस वक्त आप यूज़ करते हैं तो प्लस वैल्यू से शुरू कर लें अगर आपको मुश्किल नज़र आता है, और इसके बाद माइनस करते जाएं, यानी कि this one plus this one plus this one plus this one minus this one minus this one minus this one minus this one equals to 10378.1. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जी वो है x का स्क्वायर. 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9. अब यहाँ पे भी मैं बताता चलूँ कि जो इवन पावर्स होती हैं उसमें माइनस साइन स्किप हो जाता है और ऑड पावर्स में ये रिमेनिंग रहता है.
तो ये चूंकि इवन पावर है, सो दैट इज़ वाई 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। और इसका भी आपने सम ले लेना है, सम इज़ 168। जस्ट पुट दिस डाटा इनटू दिस इक्वेशन एंड बीटा इज 61.77। अब यहाँ पे ये पहला काम तो हो गया कि फिट अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने स्ट्रेट लाइन आपने बना दी। ये y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इक्वल्स टू 466.81 एंड बीटा इक्वल्स टू 61.77। आफ्टर दैट जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, देखें अभी आपने सेमी एवरेज मेथड में भी आपने ट्रेंड निकाले हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपने ट्रेंड निकालने हैं और वो बड़ा इजी हैं। कैसे कि यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। सिंपल इज़ दैट, आपने फर्स्ट सेल से स्टार्ट लेना है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी है आपने लिख देना है। अल्फ़ा 466.81 प्लस 61.77 और ये x की वैल्यू जो भी आती जा रही है उसको साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1989 में व्हाट इज़ x? x इज़ -7, so place -7 here. In 1990 x is -5, place -5 here. In 1991 x is -3, place -3 here. In 1992 x is -1, in 1993 1 and so on 3 5 7। और इसको सॉल्व करते जाएं तो ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ निकल आएंगी। उसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और वो हम लेते हैं जी इवन ऑड डाटा का। 1974 टू 1980 ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड, और डिपेंडेंट वेरिएबल है जी सेल्स आपके पास आ गई ये। अब उसके बाद हम करेंगे कोडिंग। इन इवन डाटा हमने कोडिंग की थी इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कोडिंग, हमने सेंटर चूंकि एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो हमने दोनों को लिया और एक में ऊपर वाले में माइनस, याद रखें ऊपर हमेशा माइनस आएगा, और नीचे वाले में प्लस। और इसी तरह यहाँ पे हमने कोडिंग जिस वक्त की तो हमारे पास वी हैव सेंटर बिकॉज n is 1 2 3 4 5 6 7। So if we skip 3 values from bottom and 3 from top, that is your center. 1977 is your central time period. So ये जो central time period है ये आपके पास आ गया सेंटर। अब इसके बाद आपने कोडिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे 2 2 का गैप देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 1 1 का गैप देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सेंटर निकल चुका है और आप हर टाइम पीरियड को इंडिविजुअली आप ट्रीट कर रहे हैं। तो और डाटा में याद रखें कि 1 1 का गैप देना है। -1 -2 -3 1 2 एंड 3 +1 +2 एंड +3। उसके बाद आपने क्या करना है जी आगे, यही इसके अंदर टेक्निक है, बाकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर लेना है। एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय -3 -90, 33 multiplied by 2 -66, 35 multiplied by -1 -35 and so on, and take the sum is 61, sum of y is 258, and now take x square, so 3 -3 square 9 -2 square 4 -1 square 1 and so on, or sum is 28. So first of all you should calculate intercept and slope. So intercept A is equals to sum of y over n, 258 by 7, and slope is sum of xy over sum of x square, so 61 divided by 28, so slope is 2.17. Put this data here and just multiply with x, so -3। x क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? इस वजह से कि आप ये इक्वेशन देखें, अल्फा प्लस बीटा x, so you have alpha, you have beta, and you can take x from here 1 by 1 for each time period. यहाँ पे आप -3 प्लेस करेंगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 1 2 3 और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये ट्रेंड आपके पास निकल आए 30.34, 32.51, 34.68, 36.85 एंड सो ऑन। इनका यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त इनका बेनिफिट आप देखें कि ये आखिर ट्रेंड कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल आप 1980 और 1981 जो कि जिसका डाटा आपके पास नहीं है और आप देखना चाह रहे हैं कि 1981 में ये सेल्स क्या होगी,
यानी कि वही बात जो स्टार्ट जहाँ से लिया था, forecasting, predicting about future. For example, I don't have the data of 1981, that is, for example, if it is next time period, and I can predict about 1981 that what the sales should be in 1981. So we just place here 4, because after 3 the next value should be 4. So when we place 4 here, and we can predict our sales for 1981. Similarly, for any time period we can predict our future variable. तो ये था जी केस ऑड डाटा का। यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन है जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये डाटा नहीं दिया गया, फॉर एग्जांपल ये डाटा आपको नहीं दिया गया। आपको जिस तरह हमने सेमी एवरेज के मेथड में देखा कि आपको जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और आपको कैलकुलेट करने का कहा गया, तो यहाँ पे आपको कहा जाता है फिट अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स फॉर the year 1986 to 1992 both inclusive, which means that 1986 and 1992 both are included in the time period data. So 1986, 87, 88, 89, 90, 91 and 92. So time period is 7, n equals to 7, and sum of x equals to 0. Sum of y equals to 245, sum of x square is 28, sum of xy is 66. So you can very easily calculate straight line here, क्योंकि अल्फा बराबर होता है जी सम ऑफ y ओवर n के। n हमें मालूम नहीं था, हमने इधर से अगर यहाँ पे लिखा होता बोथ नॉन इंक्लूसिव, then n will be 5, because you will skip 92 and 86 from the data. But यहाँ पे ये कहा गया है कि both inclusive, so n is 7. So alpha equals to sum of y over n. Just put this data to sum of y equals to 245. 245 by 7 equals to 35. And beta is sum of xy divided by sum of x square. Sum of xy is equals to 66. And sum of x square equals to 28. And result is 2.35. And your equation will be 35.2.35x. तो ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये इसके एक हिंट याद रखें। आमतौर पे जो टाइम सीरीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसमें सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। जहाँ पे आप सम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देखें तो फौरी तौर पे समझ जाएं कि ये क्वेश्चन जो है ये टाइम सीरीज़ के साथ इसका ताल्लुक़ है। उसके बाद आ जाते हैं जी लास्ट टॉपिक आपका सेकेंड डिग्री पैराबोला। सेकेंड डिग्री पैराबोला के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद बढ़ जाती है, और ये आपके लेवल पे एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए तो इसको देखते हैं कि हम कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर्स 1951 to 58 बोथ इंक्लूसिव। If 51 and 58 are also included in the time period data, then your n will be 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 and 58, 8. So n is 8. And sum of x equals to 0, sum of y 2861.1, sum of x square equals to 168, sum of x cube equals to 0, sum of x raised to power 4 equals to 6216, sum of x square y equals to 609.19.5, and beta is equals to 13.18. अब सेकंड डिग्री पैराबोला में आपकी जो इक्वेशन है वो आप फर्स्ट डिग्री पैराबोला के अंदर ये बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा एक्स, जो अभी हमने की वो फर्स्ट डिग्री पैराबोला है। लेकिन सेकंड डिग्री पैराबोला के अंदर इसके साथ इंक्लूड हो जाता है सी एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी बन जाती है सेकंड डिग्री पैराबोला इक्वेशन। अब इसकी जो सेकंड डिग्री की इक्वेशंस हैं वो ये तीन हैं। सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए plus beta sum of x plus c sum of x square. Similarly, sum of xy equals to alpha sum of x plus beta sum of x square plus c sum of x cube, and sum of x square y equals to alpha multiplied by sum of x square plus beta sum of x cube plus c sum of x raised to power 4.
तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी सेकंड डिग्री पैराबोला की कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप डाटा को पुट करें अल्फ़ा बीटा को छोड़ के, तो आपके पास सम ऑफ y जो है वो क्या है जी 2861.1, तो ये आ गया आपके पास इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 8 a प्लस बीटा सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस c सम ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 168 एंड इन द सेम वे just place all the data into these three equations। अब यहाँ पे आप मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैथमेटिक्स आपको थोड़ा बहुत नहीं आता तो फिर भी खैर प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या मेथड है। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्किप कर देंगे, इस वाली को। क्यों? क्योंकि बीटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 13.18, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशंस हमारे पास बन गई 2861.1 इक्वल्स टू 8a प्लस बीटा 0 प्लस c 168 एंड इक्वेशन नंबर 3 60919.5 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 168 एंड सो ऑन। अब ये दो इक्वेशंस हमने क्यों ली? इस वजह से ली है कि जब भी आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा दो इक्वेशंस को लेके चलते हैं। अगर बीटा हमें मालूम ना होता तो हम पहले इक्वेशन नंबर 1 2 ले लेते, उसमें से एक वेरिएबल को हम कट करते और फिर हम इक्वेशन नंबर 2 3 ले लेते और फिर सेम उसी वेरिएबल को वहाँ से कट करते। लेकिन अब चूंकि बीटा हमारे पास मौजूद है इस डाटा में तो हमें एक ही स्टेप हमारे लिए अनफ है। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ले लिया और ये डाटा हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं जी? 3 अल्फ़ा बीटा एंड सी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है जी? आपने यहाँ पे एक वेरिएबल को स्किप करना है, एक वेरिएबल को काट देना है, क्योंकि बीटा यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये कैंसिल हो गया। जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं और इसको हमने कैंसिल कर देना। और दूसरे नंबर पे आपके पास रिमेनिंग रह गया जी 8a प्लस c 168 और यहाँ पे 60919.5 और a अल्फ़ा 168 और c 6216। तो ये दो लेने के बाद आपने एक वेरिएबल को कट करना है। अब कट क्या कैसे करें? बड़ा सिंपल मेथड याद रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अल्फ़ा को कट करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू कैंसल अल्फ़ा, तो फर्स्ट इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाइड विद 168, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में अल्फ़ा के साथ है 168, तो ये आपकी बराबर हो जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन इसके, और ये बड़ा इजीली कट हो जाएगा इसमें। तो सॉरी, ये यहाँ पे 168/8 ये दूसरा मेथड है, इसके अंदर 168 डिवाइडेड बाय 8 21 के साथ, 21 के साथ आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 168 बराबर आ जाएगा। सो 2861.1 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू 60083.1 equals to 8 multiplied by 21 168a plus 168 multiplied by 21 C3528। और नीचे वाली इक्वेशन को वैसे ही लिखें, जस्ट साइन को चेंज करें, क्योंकि सेम साइन जो हैं वो कभी भी कैंसिल नहीं होते। तो साइन को चेंज करने का असूल ये है कि फिर पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। तो ये देखें, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया और ये प्लस है माइनस हो गया। तो 168a प्लस 168a कैंसल्ड विद माइनस 168a।
60083.1 minus 60919.5 equals to minus 836.4 equals to 3528 minus 6216, क्योंकि हम अब इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इसको, तो ये आपके पास आ गया -2688C। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए और ये डिवाइड हो जाएंगे 836.4 डिवाइडेड बाई 2688, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो C आपके पास आ गया 0.311। अब आप देखें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक C 0.311 और एक आपके पास अल्फा है, बीटा है, जो कि इधर क्वेश्चन में गिवन है 13.18। यानी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। पुट दीज बोथ वैल्यूज इनटू एनी इक्वेशन, जिस इक्वेशन को भी आप लेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप आइदर यू कैन टेक फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन in which you want to place your data and solve for A. For example, we take here, put C equals to 0.311 in any one from above three equations to get alpha. So हमने ये पहली इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन जो है वो है 2861.1 equals to 8A plus beta 0 beta naught प्लस C इक्वल्स टू 168। तो यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया और जिस वक्त आप इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी जी फर्स्ट अल्फ़ा जो है वो बराबर आ जाएगा 2808.852 इक्वल्स टू 8A। तो ये आपके पास आ गया 351.1056 और जस्ट इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज़ को पुट कर दें। यहाँ पे ये जो है आपका बीटा ज़ीरो, ये बीटा ज़ीरो इस वजह से है कि ये आपके पास अगर आप देखें तो ये सेकंड इक्वेशन हमने ली हुई है सम ऑफ बीटा सम ऑफ एक्स, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ज़ीरो, वी प्लेस ज़ीरो हियर। तो ये इस तरीके से जी आपके पास ये अल्फ़ा बीटा और सी आपके पास आ गया और ये जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यूज़। थोड़ा सा ये है ज़रा लेंथी, लेकिन मैथमेटिक्स के असूलों के ऊपर चलेंगे तो ये बहुत आसान है। जस्ट इसमें इन तीन इक्वेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास ये तीन इक्वेशंस आपको याद नहीं होंगी तो उस वक्त तक आप इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। और बाकी मैथमेटिक्स है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल के अंदर आप इसको बड़ा इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप मुझे बताइएगा कि थ्री वेरिएबल्स को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में, बल्कि आई थिंक इस चैनल के अंदर अगर आप कहीं ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा थ्री वेरिएबल मैथमेटिक्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पे ज़रूर होगा ये। तो ये था जी आपका टाइम सीरीज़ एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद आई थिंक सैम्पलिंग के बारे में मैं ज़रूर इसी तरह एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊंगा कि जिसके अंदर सैम्पलिंग के बारे में कंप्लीट आपको बताया जाए। तो आपके पास अगर ये इतनी लर्निंग है टाइम सीरीज़ की जो अभी हमने आज डिस्कस की है, तो नो चांस के कोई क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल इससे बाहर हो, बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक तक take care of yourself and other persons around you. Be blessed. Allah Hafiz.